नमस्कार। आज हम जावा प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक आप कह सकते हैं गहन चर्चा करने वाले हैं। रॉयल रिसर्च के कुछ अंश है हमारे पास। हाँ। तो हम जावा की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करके इसकी जो एडवांस्ड क्षमताएं हैं वहां तक जाएंगे बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भाषा आज भी मतलब इतनी ज़रूरी क्यों है। वो इसका राइट वंस रन एनीवेयर वाला जो सिद्धांत है। हाँ, वो बहुत बड़ा कारण है और इसकी जड़ में है जावा वर्चुअल मशीन, मतलब जेवीएम। अच्छा, जेवीएम। यही वो चीज़ है जो कोड को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर, आप कहिए विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, बिना किसी बदलाव के चलने देती है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इसी से आती है। बिल्कुल। रिसर्च भी यही कहती है कि जेवीएम इसकी लगातार प्रासंगिकता का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रीढ़ है कई जगहों पर। तो शोध के हिसाब से जावा इतना पॉपुलर क्यों बना हुआ है? क्या खास है इसमें? देखिए, कई बातें हैं। एक तो इसकी मजबूती, मतलब रिलायबिलिटी, हाँ, वो तो सुना है। और इसका इकोसिस्टम बहुत विशाल है। आप देखिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बेस है ये, और दूसरी तरफ बड़े-बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स में भी इसका दबदबा है। सही। और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पहलू। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन तो इसका कोर है, और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जिसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, वो डेवलपर्स का सिरदर्द काफी कम कर देता है। सीखने वालों के लिए कैसा है? सुना है सिंटैक्स C++ जैसा है, पर शायद थोड़ा आसान। हाँ, सिंटेक्स में सिमिलैरिटी है, लेकिन जावा को थोड़ा सरल बनाया गया है, खासकर मेमोरी मैनेजमेंट जैसी चीजों को हटाकर। पर हाँ, इसका जो विशाल इकोसिस्टम है, वो नए लोगों को शुरू में थोड़ा शायद डरावना लग सकता है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो जावा डेवलपमेंट किट, यानी जेडीके। ये जरूरी है। जेडीके आप ओरेकल का जेडीके ले सकते हैं, जैसे आजकल जेडीके 21 चल रहा है, जो एलटीएस है, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। या फिर ओपन सोर्स विकल्प भी हैं, जैसे ओपन जेडीके। उसका संस्करण 24 भी उपलब्ध है। ओके। इंस्टॉल करने के बाद? इंस्टॉलेशन के बाद दो चीजें सेट करनी पड़ती हैं, जावा होम एनवायरनमेंट वेरिएबल और पाथ। हाँ, पाथ तो जरूरी है ताकि कमांड लाइन से जावा चल सके। बिल्कुल, ताकि आपका कंप्यूटर जावा और जावा कमांड्स को पहचान पाए। और कोड लिखने के लिए कोई अच्छा आईडी जैसे इक्लिप्स या इंटेलिजे आइडिया बहुत मदद करता है। कोड लिखना, डीबग करना आसान हो जाता है। ठीक है। अब जरा इसके बेसिक कोड स्ट्रक्चर पर आते हैं। मतलब सबसे बुनियादी चीजें क्या हैं? हर जावा प्रोग्राम एक क्लास के अंदर लिखा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, क्लास। और प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट, जहां से वो चलना शुरू होता है, वो मेन मेथड होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स वाला। हाँ, वही। फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में आते हैं वेरिएबल्स, डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे इंट नंबर्स के लिए, डबल डेसिमल के लिए, स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशंस के लिए, फॉर और व्हाइल लूप्स बार बार काम करने के लिए, और एरेज, मतलब एक ही तरह के डेटा का कलेक्शन पर फिक्स्ड साइज वाला। ये तो काफी स्टैंडर्ड चीजें ज्यादातर भाषाओं में होती हैं। हेलो वर्ल्ड वाला उदाहरण इसी से बनता है। सही कहा। लेकिन जावा की असली पहचान, जैसा हमने कहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी से है। हाँ, ओओपी। इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, क्लास एक तरह का नक्शा या ब्लूप्रिंट है। जैसे गाड़ी एक क्लास है, अच्छा। और ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बनी असली चीज है। जैसे आपकी या मेरी गाड़ी, उसे इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है। क्लास, ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट, असल चीज। फिर आता है कंस्ट्रक्टर। ये एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते समय उसे इनिशियलाइज करता है, मतलब शुरुआती वैल्यू देता है। ओके। और एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है डेटा और उस पर काम करने वाले मेथड्स को एक साथ बांधना और बाहर की दुनिया से डेटा को छुपाना, मतलब प्रोटेक्ट करना। डेटा हाइडिंग। जैसे कैप्सूल में दवा बंद होती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सोचिए, एक कैलकुलेटर ऐप है। उसमें नंबर्स, डेटा और जोड़ने घटाने वाले फंक्शंस, मेथड्स एनकैप्सुलेशन के जरिए एक साथ रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। समझ आ गया। अब ओओपी में और आगे क्या है? इसके बाद आते हैं इनहेरिटेंस। एक्सटेंड्स कीवर्ड इस्तेमाल होता है। इसमें एक क्लास, जिसे सब क्लास कहते हैं, दूसरी क्लास यानी सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को अपना लेती है। कोड दोबारा लिखने से बच जाता है। रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब है एक नाम अनेक रूप।
एक ही मेथड अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग तरीके से काम कर सकता है। अच्छा, उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक एनिमल क्लास है और उसका एक मेथड है स्पीक। हाँ, अब डॉग क्लास जो एनिमल से इनहेरिट करती है वो स्पीक को भौंकने के लिए इंप्लीमेंट करेगी और कैट क्लास म्याऊं करने के लिए। मेथड का नाम एक ही है स्पीक, पर काम अलग-अलग। ये तो कोड को काफी फ्लेक्सिबल बनाता होगा। बहुत ज्यादा। फिर है इंटरफेस, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड से, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये डिजाइन को और बेहतर बनाने के तरीके हैं। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं कि क्लास में क्या-क्या होना चाहिए। इनके अलावा और क्या जरूरी है इस लेवल पर? देखिए, अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी गलतियों को संभालना बहुत जरूरी है। जावा में ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं इसके लिए। हाँ, वरना प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। बिल्कुल। फिर कलेक्शंस फ्रेमवर्क है। ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स देता है, जैसे अरे लिस्ट जो साइज में बढ़ सकता है, या हैश मैप की वैल्यू पेयर्स के लिए। अरे से ज्यादा लचीले होते हैं ये। और बेसिक मल्टी थ्रेडिंग भी आनी चाहिए, मतलब एक साथ कई काम चलाना। इसके लिए थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस हैं। फाइल इनपुट आउटपुट भी जरूरी है, फाइलों से पढ़ने और लिखने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं एडवांस जावा की तरफ। इसमें क्या क्या आता है? एडवांस जावा में कई चीजें हैं जो इसे और शक्तिशाली बनाती हैं, जैसे जेनेरिक्स जो टाइप सेफ्टी बढ़ाते हैं। टाइप सेफ्टी मतलब कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाता है कि आप गलत टाइप का डेटा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रन टाइम एरर से बचाव होता है। अच्छा, और वो जावा 8 वाले फीचर्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस और स्ट्रीम्स एपीआई, उनका क्या असर हुआ? अरे, उन्होंने तो जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फ्लेवर ला दिया। लैम्डा एक्सप्रेशन से कोड बहुत छोटा और पढ़ने में आसान हो जाता है, खासकर एनोनिमस क्लासेस की जगह। और स्ट्रीम्स एपीआई, वो तो कमाल की चीज है डेटा कलेक्शंस पर काम करने के लिए। बड़े डेटा सेट्स को फिल्टर करना, मैप करना, सॉर्ट करना, ये सब बहुत एफिशिएंट तरीके से हो जाता है। जैसा स्ट्रीम्स वाले उदाहरण में है, कोड कितना साफ दिखता है। डेटा प्रोसेसिंग आसान हो गई। बहुत ज्यादा। फिर है कॉन्करेंसी, मतलब मल्टी थ्रेडिंग को और बेहतर तरीके से मैनेज करना। इसके लिए java.util.concurrent पैकेज है। उसमें एग्जीक्यूटर सर्विस जैसे पावरफुल टूल्स हैं। ये बेसिक मल्टी थ्रेडिंग से कैसे अलग है? ये ज्यादा एडवांस्ड और मैनेज तरीका है थ्रेड्स को संभालने का। थ्रेड पूल्स बना सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है, खासकर सर्वर साइड एप्लीकेशंस में। और क्या है एडवांस्ड में? एनोटेशंस हैं जो कोड में मेटा डेटा ऐड करते हैं। जेवीएम की अंदरूनी समझ, मतलब गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। रिफ्लेक्शन एपीआई है जो रन टाइम पर क्लास और ऑब्जेक्ट्स की जानकारी निकालने या उनमें बदलाव करने देता है। ये फ्रेमवर्क्स में काफी इस्तेमाल होता है। ओके। और जावा 9 से मॉड्यूल्स आए हैं, जिगसॉ प्रोजेक्ट। ये बड़े एप्लीकेशंस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटने में मदद करता है। तो ये जो एडवांस फीचर्स हैं, स्ट्रीम्स, कॉन्करेंसी, ये असल दुनिया में कहाँ काम आते हैं? कोई उदाहरण? बिल्कुल। स्ट्रीम्स एपीआई आजकल बिग डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिटिक्स पाइपलाइंस में खूब इस्तेमाल होता है, जहां लाखों रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना हो। और जो कॉन्करेंसी फ्रेमवर्क है वो हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स बनाने में काम आता है। सोचिए, फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम्स जहां मिली सेकेंड्स में फैसले होते हैं, या बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जहां एक साथ हजारों यूजर्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां ये बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, एक बहुत आम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, जेडीके, जेआरई और जेवीएम में क्या फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, होता है, पर आसान है। देखिए, जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये डेवलपर्स के लिए है। इसमें कोड लिखने, कंपाइल करने, जावाक्सी और डीबग करने के सारे टूल्स होते हैं। इसमें जेआरई भी शामिल होता है। ओके, जेडीके इक्वल्स डेवलपमेंट प्लस रन टाइम। हाँ, अब जेआरई यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। यह सिर्फ जावा प्रोग्राम्स को चलाने के लिए होता है। अगर आपको सिर्फ जावा ऐप चलाना है, कोड नहीं लिखना, तो आपको जेआरई चाहिए। इसमें जेवीएम होता है। तो जेआरई इक्वल्स रन टाइम। बिल्कुल। और आखिर में जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ये वो असल इंजन है जो जावा बाइट कोड को, जो डॉट क्लास फाइल में होता है, लाइन बाय लाइन पढ़कर मशीन कोड में बदलता है और चलाता है। यही है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस देता है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग जेवीएम होता है, पर वो एक ही बाइट कोड को चला सकता है। अच्छा, तो जेवीएम ही वो जादूगर है। जेडीके, जेआरई, जेवीएम। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हमने जावा के पूरे सफर को देखा, इसके बुनियादी सिंटैक्स से लेकर ओओपी और फिर स्ट्रीम्स, कॉन्करेंसी जैसी शक्तिशाली एडवांस्ड फीचर्स तक।
शोध भी यही इशारा करता है कि इसकी यही क्षमता मतलब बुनियाद पर टिके रहकर लगातार विकसित होने की इसे आज भी इतना अहम बनाती है। बिल्कुल सही। जावा रुका नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है, नए प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को अपना रहा है और ये सफर जारी है। हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जावा का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है। क्या हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स में और गहरी भूमिका निभाते देखेंगे, या शायद क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए इसमें और नए फीचर्स आएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा।